लास्ट टाइम हमने जो स्टार्ट किया था टॉपिक्स, उसमें काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था इनडिटर्मिनेंसी को। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो इनडिटर्मिनेंसी पाई जाती है, यानी आप डिटर्मिन नहीं कर सकते। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था कि आप डिटर्मिन नहीं कर सकते कि किस स्लिट से इलेक्ट्रॉन गुजरा है। मतलब ये कि डबल स्लिट में आप देख रहे थे कि जब आप दोनों स्लिट्स को ओपन करते हैं तो उस वक्त आपका जो इंटरफेरेंस पैटर्न है, अगर आप उसको ऑब्जर्व करना चाहें कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो कौन सा है, स्लिट 1 में से या स्लिट 2 में से, तो वो आप डिटर्मिन नहीं कर पाते। इस चीज़ को लिंक किया था हमने इनडिटर्मिनेंसी के साथ, और उसमें हमने देखा था कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल कंसिडर करेंगे तो फिर उसकी जो इंटेंसिटीज़ हैं वो सिंपली एड अप हो जाएंगी। एक स्लिट में से अगर गुजारेंगे तो उसकी इंटेंसिटी I1 है, दूसरी में से गुजारेंगे तो I2 है। अगर आप दोनों स्लिट्स में से इलेक्ट्रॉन को गुजारेंगे तो इंटेंसिटी होगी I1 प्लस I2। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को आप वेव लेंगे तो फिर वेव्स के केस में इंटेंसिटी सिंपली ऐड नहीं होती, बल्कि वेव फंक्शंस को ऐड करना पड़ता है। आप psi1 प्लस psi2 को ऐड करते हैं, और जब आप उसका मॉड स्क्वायर लेते हैं तो उसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आती है जिसमें psi1 और psi2 की मिक्स्ड टर्म्स होती हैं, psi1 स्टार psi2 एंड psi1 इंटू psi2 स्टार। तो ये जो मिक्स टर्म्स थी, हमने कहा था कि ये जो टर्म्स हैं ये इंटरफेरेंस पैटर्न को शो करती हैं। सो इस वजह से हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, जैसा कि डिब्रॉय ने पॉस्टुलेट किया था और डेविडसन, जर्मन और थॉमसन वगैरह ने प्रूव भी किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वेव नेचर शो करते हैं। सो आपने देखा कि जो इंटरफेरेंस आती है वो इलेक्ट्रॉन के मटेरियल पार्टिकल होने की वजह से नहीं, बल्कि वेव नेचर की वजह से आती है। आप इसका कुछ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे और इसको फिर लिंक करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जो हमारा आज का प्रॉपर टॉपिक है वो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन के हवाले से है। तो आपको ये स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही होगी। ओके, तो ये टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन। तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो जो उसका रिजल्ट आता है, वहाँ से हमने ये चीज़ एक्सट्रैक्ट की थी कि जब आप वेव्स को ऐड करना चाहेंगे तो उनके वेव फंक्शंस ऐड करेंगे। तो फर्ज करें आपके पास दो वेव फंक्शंस हैं, psi1 एंड psi2, और उसमें जो psi1 है और psi2 है, इनको हम स्पेस डिपेंडेंस भी ले रहे हैं और टाइम डिपेंडेंस भी ले रहे हैं। मतलब ये कि ये टाइम में भी इवॉल्व कर रहे हैं और स्पेस में ये स्प्रेड भी कर रहे हैं। अब अगर आप इनको इनका टोटल वेव फंक्शन बनाना चाहते हैं तो हम लीनियर सुपरपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। लीनियर सुपरपोजिशन का मतलब ये है, जैसा कि आपको इक्वेशन 55 के अंदर नजर आ रहा होगा। सो लीनियर सुपरपोजिशन मींस कि आप psi1 और psi2 को सिंपली लीनियरली ऐड कर देते हैं और साथ इनके कुछ कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ आपको नजर आ रहा है अल्फा1 psi1 प्लस अल्फा2 psi2 हमने लिखा है। अल्फा1 और अल्फा2 इन जनरल जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट्स होते हैं। मतलब इनमें रियल पार्ट भी हो सकता है और इमेजिनरी पार्ट भी हो सकता है। जब आप इसका मॉड स्क्वायर करेंगे तो आप क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, मॉड स्क्वायर को ओपन करेंगे यूजिंग a प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर 56 इक्वेशन में आपको नजर आ रहा है psi1 प्लस psi2 का होल स्क्वायर जब आप ओपन करते हैं तो psi1 मॉड स्क्वायर प्लस psi2 मॉड स्क्वायर प्लस psi1 स्टार psi2 प्लस psi1 psi2 स्टार। तो ये जो एक्स्ट्रा दो टर्म्स आपको नजर आ रही हैं, ये वो टर्म्स हैं जो कि इंटरफेरेंस पैटर्न आपको दे रही होती हैं। सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि जब कभी आप दो वेव्स को लीनियरली एड अप करेंगे तो उनकी इंटेंसिटीज जो हैं वो सिंपली उनके ऐड नहीं होंगी, बल्कि उसमें सुपरपोजिशन टर्म्स भी आएंगी। यहाँ पे जो स्टेरिक है ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को शो कर रहा है, यानी psi1 अगर एक फंक्शन है तो psi1 स्टार उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। मतलब वो अगर आयोटा वाली टर्म है तो माइनस आयोटा हो जाएगी, और माइनस आयोटा वाली टर्म है तो उसको
प्लस आयोटा कर देगी। मॉड स्केयर में तो ये दोनों जो कि एक्सपोनेंट में ऐड होके कैंसिल हो जाते हैं, आयोटा और माइनस आयोटा, लेकिन ये जो तीसरी और चौथी टर्म है, यहाँ पर जो आयोटाज हैं वो एड अप नहीं होंगे, सिंपली एड अप नहीं होंगे, बिकॉज दो डिफरेंट फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइड 1 और साइड 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। यहाँ पे हमने जस्ट 2 वेव फंक्शंस लेके उनको एड अप किया है। अगर 3 वेव फंक्शंस होंगे तो वो अल्फा 3 साई 3 वाली टर्म आ जाएगी। 4 वेव फंक्शंस होंगे तो उसमें प्लस एक एक्स्ट्रा टर्म अल्फा 4 साई 4 आ जाएगी, एंड सो ऑन। सो अगर आपके पास बहुत सारी वेव्स हैं और अगर आप उनको ऐड कर रहे हैं तो प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन आपको बताता है कि उनको ऐड अप किस तरह करना है। आप कुछ कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स लेंगे, हर वेव फंक्शन को उसके कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और तमाम वेव फंक्शंस को ऐड अप कर देंगे, तो आपको फाइनली जो है वो टोटल वेव फंक्शन मिल जाएगा। उसी वेव फंक्शन की जब आप इंटेंसिटी निकालना चाहेंगे उसका मॉड स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें इंटरफेरेंस वाली टर्म्स जो हैं, क्रॉस टर्म्स, वो भी आ जाएंगे। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जो नतायज हैं, 3 नतायज हमने यहाँ पर अभी तक डिस्कस किए हैं। पहला नतीजा ये है कि अगर क्लासिकल फिजिक्स को देखा जाए, यानी वेव्स को नहीं बल्कि पार्टिकल नेचर को देखा जाए, तो फिर इंटेंसिटी सिंपली ऐड अप होती हैं। I1 और I2 को आप सिंपली ऐड अप कर देते हैं। अगर आपके पास क्वांटम पार्टिकल्स हैं, क्वांटम पार्टिकल्स का लफ्ज बेसिकली वेव्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, पार्टिकल्स को क्वांटम मैकेनिक्स में वेव्स कह दिया, तो फिर इंटेंसिटीज ऐड नहीं होती बल्कि एम्पलीट्यूड्स ऐड होते हैं, और फिर उससे इंटरफेरेंस पैटर्न जन्म लेता है जब आप उसका मॉड स्क्वायर करते हैं। सो एम्पलीट्यूड्स को ऐड करते हैं, इंटेंसिटीज को डायरेक्टली ऐड नहीं करते हैं। साई 1 मॉड स्क्वायर और साई 2 मॉड स्क्वायर को डायरेक्टली ऐड नहीं किया जा सकता। तीसरा रिजल्ट आपने देखा कि whenever one attempts to determine experimentally the outcome of individual events, अगर आप, जैसे हमने डबल स्लिट में भी देखा था कि अगर आप सिंगल इवेंट्स जो हैं उनको ऑब्जर्व करना चाहेंगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न खत्म हो जाएगा और उनकी जो वेव नेचर थी वो चेंज हो जाएगी और उनकी जो इंटेंसिटीज है वो फिर क्लासिकली जो है वो आपको ऐड करनी पड़ेगी। यानी क्वांटम पार्टिकल्स को जब आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो उस प्रोसेस को ऑब्जर्व करने के नतीजे में आपका जो वो क्वांटम सिस्टम है वो क्लासिकल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ऑब्जर्वेशन करने से ही क्वांटम फिनोमिना जो है वो क्लासिकल फिनोमिना बन जाएगा और फिर आप एम्पलीट्यूड्स की बजाय इंटेंसिटीज को ऐड अप करना शुरू कर देंगे। यहाँ से हमें ये नतीजा मिला था, विच इज दी नेक्स्ट टॉपिक, इनडिटर्मिनिस्टिक नेचर ऑफ द माइक्रोफिजिकल वर्ल्ड। तो इनडिटर्मिनिस्टिक नेचर क्यों है, उसकी रीजन है वेव नेचर। बिकॉज वेव्स जो होती हैं ये नॉन लोकलाइज्ड होती हैं। ये टर्म अक्सर आप सुनेंगे, लोकलाइज या नॉन लोकलाइज। लोकल का मतलब होता है कि आपका जो गिवन पॉइंट है स्पेस टाइम का, फॉर एग्जांपल आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हैं और आप ओरिजिन के ऊपर खड़े हुए हैं, तो ओरिजिन जो है जहाँ पे आप मौजूद हैं वो आपका लोकल स्पेस टाइम पॉइंट है, ठीक है जी, स्पेस का वो लोकल पॉइंट है। उस पॉइंट के ऊपर अगर कोई चीज मौजूद है तो हम कहेंगे कि वो लोकलाइज्ड है। लेकिन अगर कोई चीज उस पॉइंट की बजाय एक्स, वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में फैली हुई है तो फिर हम कहेंगे कि वो नॉन लोकलाइज है। यानी वो किसी एक स्पेस पॉइंट के ऊपर आप उसको नहीं देख पा रहे, बिकॉज वो बहुत सारे स्पेस पॉइंट्स के ऊपर फैली हुई है। तो इस चीज को हम कहते हैं नॉन लोकलाइज हो जाना। तो चूंकि आप जानते हैं कि वेव जो है वो एक पॉइंट के ऊपर नहीं होती, वेव स्प्रेड होता है, फैली होती है पूरी स्पेस के अंदर, तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो वेव्स हैं वो नॉन लोकलाइज हैं। अब इसका मतलब ये है कि चूंकि पार्टिकल्स को भी हमने वेव्स कहा था, तो जो पार्टिकल्स हैं क्लासिकल फिजिक्स के पार्टिकल्स जो कि लोकलाइज थे, क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप एक यूनिट चार्ज लेते हैं तो आप उसको ओरिजिन पे रख सकते हैं, यूनिट मास लेते हैं आप उसको ओरिजिन पे रख सकते हैं, ये लोकलाइज्ड पार्टिकल्स हैं क्योंकि आपने एक पॉइंट के ऊपर अपना पॉइंट चार्ज या पॉइंट मास जो है उसको फिक्स कर लिया है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में चूंकि हम कहते हैं कि पार्टिकल इस तरह से नहीं होते जिस तरह क्लासिकल फिजिक्स में होते हैं, बल्कि पार्टिकल्स जो हैं वो वेव्स की तरह स्प्रेड आउट हुए होते हैं। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो पार्टिकल्स हैं, क्वांटम पार्टिकल्स, दे आर नॉन लोकलाइज्ड बिकॉज दे आर वेव्स।
तो वेव्स होने की वजह से वो नॉन लोकलाइज हैं, वो स्पेस में फैले हुए हैं। अब जो चीज स्पेस में फैली होगी तो उसके बारे में आप यकीन से नहीं कह सकेंगे कि वो कहाँ पे मौजूद है। जिस तरह क्लासिकल फिजिक्स में पॉइंट चार्ज, पॉइंट मास के बारे में आप एग्जैक्टली बताते थे कि ये फ्लां पोजीशन पे मौजूद है, फॉर एग्जांपल ये x इज इक्वल टू 0 ओरिजिन पे मौजूद है। अब क्वांटम मैकेनिक्स में आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको सिर्फ यही बताना पड़ेगा, आप ये सिर्फ कर सकते हैं कि आप उस पूरी स्पेस में जिसके अंदर आप अपने पार्टिकल को तलाश कर रहे थे, उस स्पेस के हर पॉइंट के ऊपर आप उस वेव का कोई ना कोई एम्पलीट्यूड देंगे, बिकॉज हर पॉइंट के ऊपर वेव का कोई ना कोई एम्पलीट्यूड होगा, कहीं क्रस्ट बना होगा, कहीं ट्रफ बना होगा, कहीं वो वेव जीरो की तरफ जा रही होगी, कहीं मैक्सिमम वैल्यू, कहीं मिनिमम वैल्यू की तरफ जा रही होगी, कहीं नेगेटिव, कहीं पॉजिटिव। तो वेव तो चूंकि चेंज होती रहती है, चेंजिंग फिनोमिना है, इस वजह से आप हर पॉइंट के ऊपर पार्टिकल को डिफाइन कर सकते हैं। यानी अब पार्टिकल सिर्फ पॉइंट पार्टिकल नहीं रहेगा, बल्कि वो पार्टिकल स्पेस में फैला हुआ आपको मिलेगा, जिसका जिसका फिजिकली मतलब ये है कि एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट के ऊपर वो वेव जो है वो मौजूद है। अब वो किसी भी पॉइंट के ऊपर हो सकता है कि वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है और किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर वेव का एम्पलीट्यूड कम है। तो अब हम इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन जो है वो प्रोबेबिलिटी के थ्रू करेंगे। हम ये कहेंगे कि वेव्स जो हैं वो प्रोबेबिलिटी देती हैं, वो हमें चांस देती हैं, इम्कान देती हैं, हमें यकीन नहीं देती कि जी यकीन से हम कह सकें कि इस पॉइंट के ऊपर पार्टिकल मौजूद है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे किसी पार्टिकल के होने का चांस कितना है, कितना इम्कान है कि वो यहाँ पे होगा या वो किसी दूसरी जगह पे होगा। तो हर पॉइंट पे जो वेव का एम्पलीट्यूड होगा, दैट विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट दैट पॉइंट। ठीक है जी। तो चूंकि पार्टिकल का लफ्ज हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये मसला होता है कि चूंकि पार्टिकल तो हमारे जेन के अंदर एक छोटा सा सॉलिड सा पॉइंट होता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जब भी पार्टिकल का लफ्ज बोला जाए, क्वांटम पार्टिकल कहा जाए, तो आप अपने जेन में वेव को लेकर आए। और वेव का मतलब ये होता है कि वो हर जगह पे मौजूद है। सो एक पार्टिकल भी हर जगह पे मौजूद है। सो पहले हम ये कह सकते थे कि इलेक्ट्रॉन जो है, फॉर एग्जांपल, वो जो है वो न्यूक्लियस से इतने रेडियस के ऊपर आपको मिल जाएगा। बट क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन किसी एक नुक्ते के ऊपर नहीं आपको मिलेगा, बल्कि वो एक वेव की शक्ल में फैला हुआ आपको मिलेगा। दैट मीन्स कि किसी भी जगह पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, हर जगह पे उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो दूसरे लफ्जों में, सतही लफ्जों में हम यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन हर जगह मौजूद होते हैं। लेकिन याद रहे कि इलेक्ट्रॉन से मुराद यहाँ पर कोई पार्टिकल, क्लासिकल पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन से मुराद वेव है। सो वेव हर जगह मौजूद है, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी हर जगह मौजूद हो सकता है। लेकिन आप यकीन से नहीं कह सकते कि वो मौजूद है या नहीं। आपको कितना यकीन है कि वो इलेक्ट्रॉन किसी खास जगह पे है या नहीं, इस यकीन की जो मेजरमेंट है, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमें मिलेगी। वो आपको एक फार्मूला देगा जो आपको ये बताएगा कि कितना आप यकीन से कह सकते हैं, मेजरमेंट कितने यकीन से कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के होने का कितना चांस है यहाँ पर, जहाँ पे आप मेजरमेंट कर रहे हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स। कि क्वांटम फिजिक्स में चीज़ों के बारे में एग्जैक्ट आपको नहीं पता होता, हाँ आप उनके होने का एक इम्कान जो है वो बता सकते हैं, एक चांस बता सकते हैं कि वो कहाँ पे है या कहाँ पे नहीं है। और इसी तरह से आप मोमेंटम के बारे में, एनर्जी और टाइम के बारे में भी सेम तरह से आप सेम लैंग्वेज यूज करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। तो जैसा कि मैंने कहा कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको इस नॉन लोकलाइजेशन को एक्सप्लेन करेगा और प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन के हवाले से आपको बताएगा कि कैसे आप यकीन कर सकते हैं, कितना यकीन आप कर सकते हैं। तो मेन पॉइंट आप जेन में रखें कि क्लासिकल फिजिक्स डिटर्मिनिस्टिक है, यानी एक पॉइंट एक जगह पे मौजूद होगा। क्वांटम फिजिक्स इनडिटर्मिनिस्टिक है, यानी एक पार्टिकल एक जगह पे मौजूद नहीं है, वो बहुत सी जगहों पे मौजूद हो सकता है, क्योंकि वो वेव है, वेव नॉन लोकलाइज होती है, लिहाजा पार्टिकल भी लोकलाइज नहीं होंगे, नॉन लोकलाइज होंगे, मतलब वो स्पेस में फैले हुए होंगे। इस चीज को अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको बताता है। यहाँ पर उसकी स्टेटमेंट आपको नजर आ रही होगी कि जब आप किसी पार्टिकल को फर्ज करें लोकलाइज करना चाहते हैं, फर्ज करें कि आप ये कहते हैं कि नहीं, हमने इस पार्टिकल को एक बॉक्स के अंदर, और उस बॉक्स का साइज भी हमें पता होना चाहिए कि जी फर्ज करें 1 सेंटीमीटर के अंदर मैं देखना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉन,
को लाना चाहता हूँ, अगर नहीं भी आया तो मैं उसको लाना चाहता हूँ, मैं लोकलाइज करना चाहता हूँ। तो हाइजेनबर्ग ये कहता है कि आप उसको लोकलाइज तो कर लेंगे, आप उसकी पोजीशन को बहुत ज़्यादा नैरो डाउन कर लेंगे। वो वेव जो कि स्पेस में फैली हुई थी, आपने उसको नैरो डाउन कर लिया और आप एक छोटी सी स्पेस के अंदर आप उसको ले आए, मतलब ये कि आपने काफ़ी हद तक उसको लोकलाइज कर लिया। लेकिन हाइजेनबर्ग ये कहता है कि इस प्रोसेस के दौरान, उसको लोकलाइज करने के दौरान, आपने उसका जो मोमेंटम है उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया है, उसकी वेलोसिटी को आपने डिस्टर्ब कर दिया है। वो जो अगर पहले स्लो वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, अब वो बहुत तेज वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, क्योंकि उसको हम पार्टिकल को वेव कह रहे हैं। तो वेव जो है वो बेसिकली ऑसिलेट करती है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी पार्टिकल को आप लोकलाइज कर रहे हैं, आप उसकी स्पेस को नैरो डाउन कर रहे हैं, तो उसकी जो फ्लक्चुएशन होगी वो तेज हो जाएगी। पहले वो फ्लक्चुएशन हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हो, लेकिन जो ही आप उसको नैरो डाउन करेंगे, डेल्टा एक्स अपना स्मॉल करेंगे, एक्स में जो वेरिएशन है वो स्मॉल करेंगे, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो बहुत तेज हो जाएगी और फ्लक्चुएशन बहुत तेजी के साथ होगी। और इस चीज़ को हम कहते हैं कि मोमेंटम या वेलोसिटी अनसर्टन हो गई। सो अगर आप पोजीशन को सर्टेनिटी के साथ मालूम करना चाहेंगे, मोमेंटम अनसर्टन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, उसके ऊपर एक बाउंड है जो कि प्लांक कांस्टेंट से हमें मिलती है, h/2 से। यहाँ पर h/2 के जरिए आपको नजर आ रहा है कि अगर आप x, यानी अगर कोई पार्टिकल वन डायमेंशन में आप ले रहे हैं, तो x में अगर आप उसको लोकलाइज करेंगे तो px जो है मोमेंटम या वेलोसिटी उसकी, जो कि बेसिकली ऑसिलेशन बता रही थी, उसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा हो जाएगी। यानी अब आप उसकी वेलोसिटी या मोमेंटम एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली अगर आपकी एक वेव स्प्रेड कर जाती है, आप कहते हैं मैं मोमेंटम या वेलोसिटी मेजर करना चाहता हूँ, और आप उसको स्प्रेड करवा देते हैं, वेव जो फैल जाती है, लेकिन जो ही वेव फैलेगी तो उसका जो एक्स है वो फैल गया, ठीक है। तो मोमेंटम तो आप मेजर कर लेंगे, वो अब उसकी ऑसिलेशन स्लो हो जाएगी। सो मोमेंटम तो आप मेजर कर लेंगे, लेकिन अब आप पोजीशन मेजर नहीं कर पाएंगे। सो इस चीज को फिर कहते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, सो उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे ये जो जुमला लिखा हुआ है इक्वेशन के नीचे, इक्वेशन 57 के नीचे, ये टू ऑब्जर्वेबल्स, और इन ऑब्जर्वेबल्स को कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जर्वेबल्स कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जर्वेबल्स या कैनोनिकल ऑब्जर्वेबल्स भी इनको कहा जाता है। यानी एक्स का जो एक्स की जो मेजरमेंट है वो मोमेंटम को डिस्टर्ब करती है, ठीक है। एक्स की जो मेजरमेंट है वो एनर्जी या टाइम को डिस्टर्ब नहीं करेगी। सो इसलिए हम पेयर्स बनाएंगे, बहुत से पेयर्स होंगे जिनको हम कैनोनिकल पेयर्स कहेंगे। मतलब एक वो पेयर इस तरह से होगा कि एक में अनसर्टेनिटी, दूसरे की सर्टेनिटी होगी। सो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये कैनोनिकल वेरिएबल्स हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो चलते रहते हैं। सो टू ऑब्जर्वेबल साइमल्टेनियसली आप उनको मेजर नहीं कर सकते टू एन आर्बिट्रेरी एक्यूरेसी, यानी एक्यूरेसी के ऊपर भी जो है वो अब एक लिमिट लग चुकी है, ठीक है। यानी अगर आप दो ऑब्जर्वेबल्स लेते हैं x और px, और उसमें x को मेजर करते हैं, p अनसर्टन हो जाएगा, p को मेजर करते हैं, x अनसर्टन हो जाएगा। इसका मतलब है कि x और p एट अ टाइम सर्टेनिटी के साथ, एक्यूरेसी के साथ आप मेजर नहीं कर सकते। लेकिन वो एक्यूरेसी भी आर्बिट्रेरी नहीं है। आर्बिट्रेरी इसका मतलब है कि वो आप कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते, वो प्लांक कांस्टेंट से डिटरमिन होती है। तो डेल्टा एक्स की अगर आपने वैल्यू निकालनी है तो डेल्टा पी एक्स h/2 डेल्टा पी एक्स आपको बताएगा कि दूसरे में डेल्टा पी एक्स की मेजरमेंट से डेल्टा एक्स में कितनी अनसर्टेनिटी है, या डेल्टा एक्स की मेजरमेंट से डेल्टा पी एक्स कितनी अनसर्टेनिटी है। h/2 का जो फैक्टर है वो आपको बताएगा, और ग्रेटर देन का फैक्टर भी आपको नजर आ रहा होगा। मतलब ये कि कम से कम जो वैल्यू है, कम से कम अनसर्टेनिटी जो होगी वो h/2 होगी। इन दोनों में साइमल्टेनियस मेजरमेंट में कम से कम अनसर्टेनिटी h/2 होगी, उससे ज्यादा भी हो सकती है। सो ग्रेटर और इक्वल का साइन आपको नजर आ रहा होगा। सो जिस तरह से आपने पोजीशन और मोमेंटम को देखा है, इसी तरह एनर्जी और टाइम जो होते हैं वो भी कैनोनिकल जो है वो वेरिएबल्स होते हैं। मतलब ये कि वो भी साइमल्टेनियसली मेजर नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये, बल्कि उसने कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल्स वाली बात दोबारा कर भी दी है, मैंने हाईलाइट की है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिवाइज एन एक्सपेरिमेंट
दैट कैन मेजर साइमल्टेनियसली, एक ही तजर्बे में दोनों, टू कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल्स। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री अब समझ आ गया कि एक्स और पी में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। सिमिलरली एनर्जी और टाइम में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। तो एनर्जी और एक्स में नहीं है, या एनर्जी और मोमेंटम में नहीं है, बल्कि एनर्जी और टाइम में। ठीक है, तो ये रिलेशन ये बता रहा है कि एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी, कि अगर आप किसी इवेंट के अंदर टाइम की को सर्टेन कर लें, यानी टाइम को नैरो डाउन कर लें, तो एनर्जी जो है वो स्प्रेड कर जाएगी, और एनर्जी को नैरो डाउन कर लें तो टाइम स्प्रेड कर जाएगा। ये इसकी इसकी बड़ी मशहूर मिसालें भी हैं, बहुत ज़बरदस्त मिसालें हैं कि जहाँ पे ये इस्तेमाल होता है, डेल्टा ई और डेल्टा टी। इसका मतलब ये है कि अगर आपका फर्ज करें डेल्टा टी वेरी स्मॉल है, तो वेरी स्मॉल डेल्टा टी का मतलब होगा वेरी लार्ज डेल्टा ई। इसका मतलब है कि आप लार्ज एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर आप लोगों को क्वांटम फील्ड थ्योरी वगैरह का पता है, और आपने वैक्यूम फ्लक्चुएशंस या क्वांटम फ्लक्चुएशंस का नाम सुना हुआ है, तो वैक्यूम में जो वर्चुअल पार्टिकल्स बनते हैं क्वांटम फ्लक्चुएशंस के थ्रू, वो एग्जैक्टली अनसर्टेनिटी रिलेशन की वजह से बनते हैं। सो फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम आप वैक्यूम में से एनर्जी बोरो कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं। अब होता है वैक्यूम में कोई, फर्ज करें वैक्यूम में एनर्जी नहीं है, ठीक है, क्लासिकल वैक्यूम की मैं बात कर रहा हूँ, बट क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर उस वैक्यूम के अंदर से भी एनर्जी पैदा हो सकती है। वैक्यूम को अगर आप नथिंगनेस कह दें, सो वैक्यूम का मतलब है कि वहां कुछ नहीं है। सो अगर आप वैक्यूम को नथिंगनेस कह दें, तो नथिंगनेस कुछ भी नहीं था, आपने उसमें से एनर्जी पैदा कर ली। ये आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स आप ऐसा नहीं कर सकते, आप नथिंग में से नथिंग निकालते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में आप नथिंग में से समथिंग निकाल सकते हैं। किस तरह? आप वैक्यूम में से डेल्टा ई एनर्जी जो है वो क्रिएट कर लेंगे, लेकिन डेल्टा टी वेरी स्मॉल हो जाएगा। इसका मतलब है कि बहुत थोड़े से टाइम के लिए वो आप कर पाएंगे, और वो टाइम इतना थोड़ा होता है कि इससे पहले कि आप उस एनर्जी को इस्तेमाल में लाएं जो आपने वैक्यूम से पैदा की है, वो एनर्जी खत्म हो जाती है, बिकॉज डेल्टा ई और डेल्टा टी में अनसर्टेनिटी पाई जाती है। तो ये बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन है एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी की। इसको कैजिमिर इफेक्ट में भी स्टडी किया जाता है। कैजिमिर इफेक्ट पार्टिकल फिजिक्स में कभी हम इस पर मजीद बात करेंगे, कि अगर आप वैक्यूम में दो प्लेट्स रखें और वहाँ पे वैक्यूम के अंदर जो है वो फ्लक्चुएशंस हो रही हों और वहाँ पे एनर्जी पैदा हो रही हो, तो वैक्यूम के बाहर भी एनर्जी पैदा हो रही होगी, दो प्लेट्स के बाहर भी एनर्जी पैदा हो रही होगी और अंदर भी एनर्जी पैदा हो रही होगी, क्योंकि प्लेट्स के बाहर वाले एरिया में एनर्जी ज़्यादा पैदा हो रही है और प्लेट्स के अंदर वाले एरिया में एनर्जी कम पैदा हो रही है। तो ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ एक पोटेंशियल ग्रेडियंट बनेगा, जिसके नतीजे में एक फोर्स लगेगी और ये प्लेटें एक दूसरे की तरफ पुल करेंगी। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जिससे ये साबित हुआ था कि वैक्यूम में एनर्जी होती है, क्वांटम फ्लक्चुएशंस की वजह से वो एनर्जी होती है। फिर आपको अगर हॉकिंग रेडिएशन याद हो, कि ब्लैक होल जो है उसके बारे में ये क्लासिकली ये कहा जाता था कि उसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकलता, लेकिन क्वांटम ब्लैक होल्स ये बताते हैं अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम आप उसमें से एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। और वो एनर्जी अगर ब्लैक होल के होराइजन पे क्रिएट होगी, तो दो पार्टिकल एंटी पार्टिकल क्रिएट होंगे, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है ना पेयर प्रोडक्शन में कि एनर्जी से पार्टिकल एंटी पार्टिकल क्रिएट होते हैं। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि एंटी पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर चला जाए और पार्टिकल जो है वो बाहर एस्केप कर जाए, तो इस चीज़ को हम हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। तो ये भी उसकी बड़ी अच्छी मिसाल है। इसके उलट भी सोचा जा सकता है कि फर्ज करें आप डेल्टा ई को स्मॉल करने की बजाय आप डेल्टा ई को बहुत लार्ज कर दें, मतलब वो आप बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो आप बैठे रहें, सोचते रहें कि क्या हो रहा है प्रोसेस, तो डेल्टा ई क्या होगा, डेल्टा ई बहुत स्मॉल हो जाएगा। तो ये जो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम डिकेज को स्टडी करते हैं, तो ये उसकी एग्जांपल है जहाँ पे एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी जो है वो इस्तेमाल होती है, कि आप फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है वो स्मॉल एनर्जी के जो प्रोसेसेस हैं वो आपको नजर आते हैं। मतलब ये है कि अगर आपने एक एटम को डिस्टर्ब किया है फॉर एग्जांपल, या एक न्यूक्लियस को डिस्टर्ब हुआ है, तो उसके डिस्टर्ब होने से वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब आप वेट करते रहें, यानी डेल्टा टी को लार्ज कर दें, आप वेट करते रहें कि वो जो सिस्टम डिस्टर्ब हुआ था, एक्साइट हुआ था, वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाए। तो उसके वापस ग्राउंड स्टेट में आने का जो टाइम है डेल्टा टी, वो अगर लार्ज होगा तो उसका मतलब है कि डेल्टा ई वहाँ पे बहुत स्मॉल हो जाएगा। और इस तरह से आप जो है वो उसका मीन लाइफ टाइम वगैरह भी निकाल सकते हैं।
एनर्जी विड्थ निकाल सकते हैं कि एक्साइटेड स्टेट जो है वो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के दरमियान एनर्जी का कितना फ़र्क है। तो इस तरह से ये आप वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं अगर डेल्टा टी लार्ज लेना है। तो बहरहाल ये तो एप्लीकेशन के हवाले से हमने बात की। सो अनसर्टेनिटी रिलेशंस ने आपको ये बता दिया है कि जहाँ भी दो कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल्स होंगे उनको साइमल्टेनियसली एक ही तजर्बे में मेजर नहीं किया जा सकता। तो प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है प्रोबेबिलिटी इस वजह से कि अगर आप फर्ज करें आप कहते हैं कि नहीं मैंने एनर्जी को एग्जैक्टली मेजर करना है या पोजीशन को एग्जैक्टली मेजर करना है तो आप डेल्टा ई को जीरो करेंगे। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, ये जो डेल्टा ई या डेल्टा टी डेल्टा एक्स डेल्टा पी में जो डेल्टा इस्तेमाल होता है ये चेंज को नहीं ज़ाहिर कर रहा। मतलब डेल्टा ई का मतलब E2 माइनस E1 नहीं है। ठीक है जी, डेल्टा ई इज नॉट द चेंज इन एनर्जी और द चेंज इन टाइम और चेंज इन पोजीशन। नो, इसको हम कहते हैं ये बेसिकली वेरिएशन होती है, स्टैंडर्ड डिविएशन होती है। स्टैटिस्टिक्स में शायद आपने ये पढ़ा हो स्टैंडर्ड डिविएशन, कि अगर आप किसी चीज़ का मीन लेते हैं, ठीक है ना, एक्स फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है, तो एक्स बार जो होगा वो उसका मीन होगा कि आप तमाम चीज़ों को उनके नंबर ऑफ थिंग्स पर डिवाइड कर दें तो आपको औसत मिल जाती है ना, एवरेज मिल जाती है, मीन मिल जाता है। तो मीन का स्क्वायर माइनस स्क्वायर का मीन, इसको कहते हैं वेरिएंस। और अगर इसका अंडर रूट कर लें तो फिर उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आपको बताता है कि जो आपकी प्रपोज्ड एग्जैक्ट वैल्यू थी उससे आपकी वैल्यू कितनी डिफरेंट आ रही है। सो इस चीज़ को हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। डिविएशन का वर्ड आपको वैसे भी समझ में आ रहा होगा कि डिविएट करने का मतलब होता है कि हट जाना, असल वैल्यू से, असल मिकदार से हट जाना। वो कितना हटा हुआ है उस चीज़ को डिविएशन कहा जाता है। सो इट्स नॉट जस्ट अ चेंज ऑफ टू वैल्यूज, इट इज़ बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन। मैं रिपीट कर देता हूँ कि आप मीन वैल्यू लें किसी चीज़ की तो मीन का स्क्वायर माइनस स्क्वायर का मीन करें, इसको कहते हैं वेरिएंस। देन आप इस चीज़ का अंडर रूट ले लें तो ये बन जाती है स्टैंडर्ड डिविएशन। और वो स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पर आपको डेल्टा ई डेल्टा टी डेल्टा पी वगैरह में नजर आ रही है। स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली गिव्स यू दी अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। अगर आपने किसी चीज़ की अनसर्टेनिटी निकालनी है, फर्ज करें आपने किसी प्रैक्टिकल में फॉर एग्जांपल एनर्जी मेजर की, अब आप उस एनर्जी में जो अनसर्टेनिटी है वो निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एवरेज एनर्जी से अपनी वैल्यू का फर्क देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहले एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो उसका एक तरीका ही होता है कि आप एवरेज वैल्यू निकाल लें एंड देन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लें। तो स्टैंडर्ड डिविएशन आपको एग्जैक्टली बता देती है कि इसमें जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है। सो दैट इज वाई हम डेल्टा ई डेल्टा टी को अनसर्टेनिटीज कहेंगे, इनको चेंज इन वैल्यूज नहीं करेंगे। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, सो यहाँ पे नीचे ये एग्जांपल दी हुई है, इसमें माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। एक न्यूट्रॉन लिया है जिसकी बहुत ज़्यादा स्पीड है और एक 50 किलो का एक इंसान लिया है जिसकी बहुत कम स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। तो दोनों को जो है वो कंपेयर किया है अनसर्टेनिटी रिलेशन से। ये पोजीशन में अनसर्टेनिटी निकाली है कि अगर आपके पास एक न्यूट्रॉन है उसमें अनसर्टेनिटी निकालें तो वो निकलती है 10⁻⁻15 मीटर। तो आपको पता है कि न्यूट्रॉन का साइज भी राउंड अबाउट इतना ही होता है, ये 1 फर्मी के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि ये ऑब्जर्वेबल है, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बंदा लें जो 50 किलो का है और वो 2 मीटर फी सेकंड से चल रहा है, उसमें जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन में अनसर्टेनिटी वो है 10⁻36 मीटर। ये इतनी छोटी वैल्यू है, इतनी छोटी अनसर्टेनिटी है कि इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। इस वजह से मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जो क्लासिकल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स हैं, जो आम इंसान जो आंखों से चीज़ें देखता है, वहाँ पे ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको इतना फ़र्क नहीं डालता, आपको तकरीबन चीज़ों की एग्जैक्ट वैल्यू देता है। मसलन इस वक्त मैं अगर चेयर पे बैठा हुआ हूँ और कोई शख्स ये मेजर करना चाहता है कि मैं कमरे के दरवाजे से कितना दूर बैठा हुआ हूँ, तो वो एग्जैक्टली मेजर कर सकता है और मेरी उसकी जो मेजरमेंट होगी उसमें अनसर्टेनिटी ना होने के बराबर होगी। लेकिन मेरी जगह पे अगर एक न्यूट्रॉन होता और उसके बारे में यह सवाल किया जाता कि वो कमरे के दरवाजे से कितनी दूर बैठा हुआ है, तो उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो अच्छी खासी है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हमें ये कहना पड़ेगा कि हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि वो चेयर के पे बैठा हुआ है या वो कमरे में किस जगह पे मौजूद है। वहाँ पे ये अनसर्टेनिटी रीजनेबल ऑब्जर्वेबल हो जाती है। ठीक है ना, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, दो वर्ड्स आपने याद रखने हैं, ऑब्जर्वेबल और अनऑब्जर्वेबल। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में अनसर्टेनिटी अनऑब्जर्वेबल है, आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसका ये मतलब नहीं कि वो है नहीं, होती है लेकिन ऑब्जर्व नहीं कर पाते।
न्यूट्रॉन में वही अनसर्टेनिटी ऑब्जर्वेबल हो जाती है, यानी आप उस रेंज में उसको ले आते हैं कि आप उसको ऑब्जर्व कर सकें, देख सकें। ओके, सो ये प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन जो है ये 1927 में मैक्स बॉर्न ने जो है वो ये इंटरप्रिटेशन दी थी, मैक्स बॉर्न ने। और अगर आपको इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैक्स बॉर्न जो है ना, ये उस शख्स का वालिद है जिसने कंप्यूटर ईजाद किया था। एनिग्मा मशीन, अगर आप, एक मूवी भी है हॉलीवुड की, अगर आप देखें एलन ट्यूरिंग के हवाले से, तो मैक्स बॉर्न का वो बेटा है। तो मैक्स बॉर्न जो है ये जर्मनी का बहुत मशहूर साइंटिस्ट था। 1927 में इसने ये इंटरप्रिटेशन दी, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इससे पहले बहुत ज़्यादा बहस मौजूद थी, लेकिन मैक्स बॉर्न की जो इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि कोपनहेगन इंटरप्रिटेशन भी कहलाती है, प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन भी कहलाती है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है आप उसकी तफसीर, उसकी शरह कर रहे हैं, तशरीह कर रहे हैं कि जी ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है इसके नतीजे को कैसे समझें। तो उसको समझने का जो तरीका है वो मैक्स बॉर्न वाला हम इस्तेमाल करते हैं। वो ये कहता है कि जो साई मॉड स्क्वायर है, साई क्या था, वेव फंक्शन, तो वेव फंक्शन का मॉड स्क्वायर आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है। अब डेंसिटी को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो वो टोटल प्रोबेबिलिटी, या टोटल तो नहीं, खैर गिवन पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी बन जाती है। सो साई मॉड स्क्वायर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो वो प्रोबेबिलिटी बन जाती है गिवन रीजन के अंदर। कि अगर आपके पास एक छोटा सा वॉल्यूम है जो कि डी क्यूब आर उसका वॉल्यूम है मैथमेटिकली, तो उस डी क्यूब आर वॉल्यूम के अंदर आप दो पॉइंट्स लेते हैं, आर और आर प्लस डी आर। आर प्लस डी आर इज जस्ट अनदर पॉइंट जिसका फासला आर से डी आर है, तो डी आर दोनों का दरमियानी फासला है। तो दोनों के दरमियान किसी पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, डी आर रीजन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, वो क्या होगी कि आप साई मॉड स्क्वायर जो था डेंसिटी, उसको मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम के साथ, तो आपको ये प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। साई मॉड स्क्वायर की डायमेंशन यहाँ से आपको डायरेक्ट नजर आ गई, क्योंकि वॉल्यूम की डायमेंशन लेंथ पावर 3 होती है ना, वॉल्यूम में 3 लेंथ होती है। तो साई मॉड स्क्वायर जो है इसकी डायमेंशन क्या होगी, -3 टू द पावर -3 लेंथ टू द पावर, या L माइनस क्यूब होगी। वहां से आपको साई की डायमेंशन मिल जाएगी। तो जो वेव फंक्शन होता है उसकी डायमेंशन होती है L पावर -3/2, L पावर -3/2, ये साई की डायमेंशन होती है। डायमेंशन आपको पता है बहुत अच्छा तरीका होता है किसी भी फिजिकल एक्सप्रेशन को चेक करने का। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा कि वेव फंक्शन की डायमेंशन जो है वो साई की जो डायमेंशन है वो लेंथ पावर -3/2 होती है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी थी ये मैंने बताया कि वो स्मॉल रीजन जो था ना डी आर, जो कि आर और आर प्लस डी आर के दरमियान वाला रीजन है, उस रीजन के दरमियान जो प्रोबेबिलिटी है ये वो है। फर्ज करें कि आप कहते हैं कि नहीं मैं इतने रीजन में नहीं बल्कि पूरी कायनात में जहां तक वो वेव फंक्शन फैल सकता है मैं वहां तक उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं, तो इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। और नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। मतलब ये कि सादा लफ्जों में इसको यूं कहा जा सकता है कि अगर एक पार्टिकल को मैं सर्च कर रहा था अपने कमरे के अंदर, तो मुझे अपने कमरे के अंदर वो नहीं मिला। अगर वो मेरे कमरे में नहीं था तो जाहिर है कि वो बाहर गली में होगा, दूसरे कमरे में होगा, या दूसरे घर में होगा। फर्ज करें कि मैं दूसरा घर भी देख लिया, पूरा शहर मैंने देखा, इलेक्ट्रॉन मुझे नहीं मिला, तो मुझे पता है कि वो जी वो दूसरे शहर में होगा या दूसरी दुनिया में होगा, एंड सो ऑन, बढ़ाते चले जाएं अपनी स्पेस। अगर आप पूरी कायनात को इकट्ठा कर लें तो इलेक्ट्रॉन पूरी कायनात में कहीं ना कहीं तो होगा ना। तो अगर पूरी कायनात पे आप इंटीग्रेशन करें तो फिर आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, फिर इलेक्ट्रॉन को हासिल करने का जो चांस है वो क्या होगा, वो 100% होगा। क्योंकि पूरी कायनात में तो वो कहीं ना कहीं होगा ना। मेरे कमरे में हो सकता है उसका चांस कम है, या मेरे शहर में उसको हासिल करने का चांस कम है, लेकिन पूरी कायनात में उसको देखने का चांस जो है वो 100% है। इस चीज़ को हम नॉर्मलाइजेशन भी कहते हैं कि किसी भी वेव फंक्शन के में टोटल प्रोबेबिलिटी जो है पूरी स्पेस के अंदर वो 1 होती है। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को। अब अगला सवाल ये है कि हम वेव फंक्शन बनाते कैसे हैं, जो कि बार बार हम इसका नाम ले रहे हैं। तो ये हमारा बेसिकली चैप्टर 3 और 4 जो है, जहाँ पे आप श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ेंगे, वहाँ से हम देखेंगे कि कैसे वेव फंक्शन बनाया जाता है। अगर आपको वेव फंक्शन मिल जाए उसका मॉड स्क्वायर करें, आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिल जाएगी। उस मॉड स्क्वायर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो गिवन रीजन में आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी।
और अगर पूरे रीजन को इंटीग्रेट कर दें, पूरी स्पेस को इंटीग्रेट कर दें, तो आपको टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 मिलेगी। और इस तरह से आप जो है वो एम्पलीट्यूड भी निकाल सकते हैं जो वेव फंक्शन में अपीयर होता है। ये जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे वहाँ पे हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इस बुक के अंदर वो है बोहर का एटॉमिक मॉडल। तो आप लोगों ने चूंकि इसको पढ़ा होता है तो मैं इसको बहुत ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करूँगा, जस्ट 2 पॉइंट्स इसमें दे के हम इसको चलते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट जिन तमाम लोगों ने एफएससी फिजिक्स में की हुई है या इवन मैट्रिक में भी जिन्होंने बोहर का मॉडल पढ़ा हुआ है उनको थोड़ा बहुत इसका आइडिया है कि बोहर का मॉडल भी बेसिकली ये आपको बताता है कि क्लासिकल फिजिक्स जो है वो एक्सप्लेन नहीं करती कुछ चीज़ों को, इसलिए आपको क्वांटम फिजिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको पता है कि रदरफोर्ड ने जो है 1911 में एटॉमिक न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी की थी, उसके बाद रदरफोर्ड ने ही ये मॉडल दिया था कि जिस तरह से सूरज के गिर्द सियारे घूमते हैं सोलर सिस्टम में, तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी किसी एटम के न्यूक्लियस के गिर्द उसी तरह से घूमते हैं। तो इसको बोलते हैं प्लेनेटरी मॉडल ऑफ द एटम, यानी जिस तरह सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स मूव करते हैं इसी तरह एटम में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि जो रदरफोर्ड के मॉडल में एक्सप्लेन नहीं होते थे, जिसकी वजह से बोहर ने अपना मॉडल पेश किया। रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो प्योरली क्लासिकल मॉडल था, मतलब किसी चीज़ को उसने क्वांटाइज नहीं किया, सिंपली क्लासिकल जो सोलर सिस्टम का मॉडल है वही उसने एटम पे लगाया था, क्लासिकल सिस्टम था। इस वजह से उसमें 2 मसाइल थे जिनको फिर बोहर ने हल किया। पहला मसला, एटम्स जो हैं वो स्टेबल होने चाहिए। एक्सपेरिमेंटली हमें ये पता चला कि एटम्स जो हैं वो स्टेबल हैं। स्टेबल का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट्स के अंदर मूव कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने ऑर्बिट्स चेंज नहीं करते। और स्टेबल होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में गिरता नहीं है, ठीक है ना। मतलब अगर एक न्यूक्लियस है और उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरेगा नहीं, वो अपने मदार में आखिरी जो ग्राउंड स्टेट है उसकी उसमें वो घूमता रहेगा, वो न्यूक्लियस में गिरेगा नहीं। अगर वो न्यूक्लियस में गिर रहा है तो उसका मतलब वो एटम स्टेबल नहीं है, बल्कि वो अनस्टेबल हो गया। अब जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो जो कि क्लासिकल थ्योरी पे बेस्ड था। क्लासिकल थ्योरी कौन सी थी? क्लासिकल थ्योरी थी मैक्सवेल की थ्योरी, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी है। अब मैक्सवेल की क्वेश्चंस जो हैं वो क्लासिकल थ्योरी है, उसके मुताबिक आपने ये ईएमटी में पढ़ा होगा कि जो क्लासिकली जो रेडिएशन होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं चार्ज पार्टिकल्स, अगर वो एक्सेलरेट या डीसेलरेट करें तो उनमें से एनर्जी निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी निकलती है, वो लूज करते हैं एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। एक्सरे प्रोडक्शन जहाँ पे आप पढ़ते हैं, तो एक्सरेज पैदा करने के लिए जब आप अपने टारगेट पे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को टकराते हैं तो वहाँ पे आपने ये प्रोसेस पढ़ा होगा कि उसका जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस आता है। वजह क्या होती है? वजह होती है ब्रेमस्ट्रॉलन। आपने ये जर्मन वर्ड सुना होगा, ब्रेमस्ट्रॉलन। ब्रेमस्ट्रॉलन जो है वो ये बताता है, ब्रेकिंग रेडिएशन भी जिसको कहते हैं, कि जब इलेक्ट्रॉन डिसेलरेट करते हैं तो फोटोन निकलते हैं। सिमिलरली एंटीना, आपको याद होगा मैंने पहले भी जिक्र किया था कि एंटीना में जब इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करते हैं तो बेसिकली उनमें एक्सेलरेशन पैदा हो रहा होता है। उस एक्सेलरेशन की वजह से, जो कि सिंपल हार्मोनिक एक्सेलरेशन है, उस एक्सेलरेशन की वजह से उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं जो कि पूरी स्पेस में फैलती हैं। रेडियो एंटीना, टीवी एंटीना बिल्कुल इस तरह से काम करता है। तो क्लासिकली हम ये जानते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा या उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा तो उसमें से रेडिएशन निकलेगी। अब इलेक्ट्रॉन जब सर्कल में घूमेगा तो ज़ाहिर है उसमें एक्सेलरेशन है, क्योंकि हर घूमती चीज़ में सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसमें सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है। अगर उसमें एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब है कि उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या एनर्जी जो है वो निकलेगी, और वो जो ऑर्बिट है वो आहिस्ता आहिस्ता क्लोज होता जाएगा न्यूक्लियस के, एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जिसका मतलब है एटम स्टेबल नहीं रहेगा। तो रदरफोर्ड के मॉडल में पहला मसला ये था कि इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट में नहीं रहता, बल्कि वो न्यूक्लियस में गिर जाता है, अगर हम क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स को कंसिडर करें। दूसरा अहम मसला जो है वो ये था कि जब आप एटम में से निकलने वाली शुआओं की स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब है कि आप उनका ग्राफ बनाते हैं, वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ के साथ इंटेंसिटी का ग्राफ बनाते हैं, तो आप देखते हैं कि वो जो डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं वो कंटिन्यूस नहीं होती बल्कि डिस्क्रीट होती हैं।
आपको फिक्स्ड वेवलेंथ्स मिलती हैं, तमाम वेवलेंथ्स कंटिन्यूसली आपको नहीं मिलती। तो एक्सपेरिमेंटली जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता एटॉमिक स्पेक्ट्रम, बल्कि वो डिस्क्रीट होता है। लेकिन रदर का जो मॉडल था उसमें इलेक्ट्रॉन पे ऐसी कोई शर्त नहीं है कि वो डिस्क्रीट जो है वो या क्वांटाइज्ड एनर्जीज आपको दे, क्योंकि वो तो किसी भी ऑर्बिट में जा सकता है, हर ऑर्बिट उसके लिए पॉसिबल है, इस वजह से वो कंटिन्यूस एनर्जी देगा। रदरफोर्ड का मॉडल एटम को अनस्टेबल लेता है, या मैंने हाईलाइट किए हुए दोनों पॉइंट। एटम अनस्टेबल होता है और जो है रेडिएशंस हैं वो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसीज या कंटिन्यूस वेवलेंथ्स रखती है। ये दोनों जो रदरफोर्ड मॉडल के नतीजे हैं, एक्सपेरिमेंट इनके बिल्कुल उलट नतीजा देता है। एक्सपेरिमेंट ये कहता है एटम अनस्टेबल नहीं है, ये स्टेबल है, न्यूक्लियस में नहीं गिरता इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात, रेडिएशंस जो निकलती हैं वो कंटिन्यूस नहीं है, वो डिस्क्रीट है, उनकी एनर्जी, उनकी वेवलेंथ डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस नहीं है। लिहाजा रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया, जो कि क्लासिकल मॉडल था। इसलिए फिर बोहर आता है। बोहर जो है वो सेमी क्लासिकल मॉडल देता है, क्योंकि क्वांटम थ्योरी पूरी तरह सामने नहीं आई थी और लोग अभी शक भी कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है या नहीं, इसलिए बोहर ने क्लासिकल मॉडल दिया। क्लासिकल मॉडल में उसने 3 पास्टुलेट लिए, आपको पता है। एटम्स को स्टेबल रखने के लिए उसने ये कहा कि 2 कंडीशंस जरूरी हैं। नंबर 1, जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है वो उसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा अगर बाहर से उस पर कोई फोर्स ना लगे, न्यूक्लियस के अलावा। तो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है वो स्टेशनरी ऑर्बिट है, मतलब वो अपना ऑर्बिट चेंज नहीं करता खुद ब खुद उठ के ऊपर वाले ऑर्बिट में नहीं जाता और न्यूक्लियस में भी नहीं गिरता, स्टेशनरी ऑर्बिट है। और दूसरा ये कि ये सारे ऑर्बिट जो हैं ये डिफरेंट डेफिनेट एनर्जीज कैरी करते हैं, E1 E2 E3 वगैरह। दूसरी बात ये कि जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा सर्कल में तो इसका कोई ना कोई एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि हर घूमती चीज का एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम पे शर्त ये है कि एंगुलर मोमेंटम NH कट होगा। इसमें n जो है वो इंटीजर है, जिसका मतलब है कि अब आप हर वैल्यू नहीं ले सकते, एंगुलर मोमेंटम फिक्स वैल्यू लेता है। तो इन दोनों कंडीशन से उसने साबित कर दिया कि जो एटम है वो स्टेबल हो जाता है, एक चीज। दूसरी चीज ये कि जो रेडिएशंस हैं वो डिस्क्रीट इसलिए होती हैं कि जो कि एनर्जी लेवल्स स्पेसिफिक हैं, एनर्जी क्वांटाइज है, लिहाजा खास ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। और जब भी एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाएगा तो अपनी कुछ एनर्जी खारिज करेगा। ये वो एनर्जी होगी जो कि आपको वेवलेंथ की शक्ल में, फ्रिक्वेंसी की शक्ल में मिलेगी। क्योंकि फिक्स्ड एनर्जीज हैं लिहाजा फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं, आपको कंटिन्यूस एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से बोहर जो है वो क्लासिकल की बजाय सेमी क्लासिकल थ्योरी इस्तेमाल करता है। इसको सेमी क्लासिकल क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अभी भी क्वांटाइज नहीं किया, ये मसला बोहर के अंदर अभी भी मौजूद है। तो बोहर जबरदस्ती स्टेशनरी स्टेट्स को ले रहा है। बोहर इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द स्टेशनरी स्टेट में क्यों रहेगा, वो गिरेगा क्यों नहीं, इसका जवाब बोहर भी नहीं दे पा रहा। लेकिन जिस चीज का जवाब बोहर ने दिया है वो रदरफोर्ड की दूसरी गलती थी, यानी कंटिन्यूस एनर्जी की बजाय डिस्क्रीट एनर्जी स्पेक्ट्रम। इसको बोहर जो है वो प्लांक का जो क्वांटम नजरिया था, फोटोन वाला नजरिया था, उसके साथ एक्सप्लेन करने में कामयाब हो गया, जिसकी वजह से बोहर को नोबेल प्राइज भी मिला। सो इसलिए हम बोहर की थ्योरी को फुली क्वांटम नहीं कहते। फुली क्वांटम थ्योरी वो होगी जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को भी क्वांटम मैकेनिक्स के जरिए ट्रीट करवाएगी, जिसको हम क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं, और जो कि 1930s के बाद फिर डेवलप हुई, बोहर के दौर में वो डेवलप नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें, ये कैलकुलेशन वगैरह आपने की हुई हैं। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल करते हैं, और उसमें जो है वेलोसिटी और रेडियस के लिए आप एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन कंडीशन लेते हैं। तो वो क्वांटाइजेशन कंडीशन आपकी रेडियस को भी क्वांटाइज करती है, वेलोसिटी को भी क्वांटाइज करती है, और एनर्जी को भी जो है क्वांटाइज कर देती है। तो चूंकि एनर्जी क्वांटाइज हो गई है, इसका मतलब फिक्स ऑर्बिट्स हैं। फिक्स ऑर्बिट्स हैं तो लिहाजा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने से जो रेडिएशन निकलेगी वो भी क्वांटाइज्ड होगी, यानी वो भी फिक्स या डिस्क्रीट वेवलेंथ्स या फ्रिक्वेंसीज रखेगी। और इस तरह से आप ये जो सीरीज हैं, जिसको यहाँ पे ये ग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है, लाइमन सीरीज हैं। अगर आप n = 1 ले लें, n = 2 ले लें, तो बामर सीरीज हैं,
सीरीज का मतलब यह है कि ऊपर वाले किसी भी ऑर्बिट से ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा और ये फोटोन को हिट करेगा, और हर एक की एनर्जी भी यहाँ पे दी गई है। उसमें फर्स्ट ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इमिट करेगा, ठीक है ना, एंड सो ऑन E2 E3 वगैरह भी दिया। एक इंपॉर्टेंट चीज आप नोट करेंगे, एक तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है। एनर्जी में नेगेटिव साइन का मतलब है कि ये बाउंड स्टेट है, मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बाउंड है, बाउंड होने की वजह से ये स्टेबल है। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आज़ाद हो जाते हैं और वो घूमते फिरते और एटम बन ही ना पाता। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बाउंड स्टेट की वजह से एनर्जी नेगेटिव हो जाती है, ठीक है ना, एक चार्ज पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब अगर आप गौर करें तो जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिट्स में जा रहे हैं, इक्वल टू 1 2 3 4 5, दूसरी तरफ एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है, ज्यादा होती जा रही है। मतलब पहले -13 थी, फिर -3 हो गई, फिर -1 हो गई और 0 हो गई, फिर 0 के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगी। जब एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी तो इसका मतलब है कि अब ये बाउंड स्टेट नहीं रही, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से आज़ाद हो गया। अगर एनर्जी नेगेटिव होगी तो बाउंड स्टेट, अगर एनर्जी पॉजिटिव होगी तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो ये साइड पे इसने बताया भी हुआ है कि अगर एनर्जी आपकी लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो ये बाउंड स्टेट को शो कर रहा है, और अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव है तो ये अनबाउंड स्टेट या कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो जब आपके ऑर्बिट्स की तादाद बहुत हाई हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत दूर चला जाएगा, तो फिर वो फ्री हो जाएगा। जब वो फ्री हो जाएगा तो वो फिर कोई भी जो है वो एनर्जी कैरी कर सकता है। अब उसके ऊपर कोई बाउंड स्टेट वाली कंडीशन नहीं है। तो क्वांटाइजेशन की जो असल रूल है कि एनर्जी क्वांटाइज क्यों हुई, वो बाउंड स्टेट का होना है। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम की वजह बाउंड स्टेट है। बाउंड स्टेट होने की वजह जो है वो एनर्जी का नेगेटिव होना है। अगर एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी तो अनबाउंड स्टेट होगी और आप कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। फ्री का मतलब ये होता है, फ्री या आज़ाद किसको कहते हैं, जो कुछ भी कर सके। सो इलेक्ट्रॉन फ्री होने का मतलब है वो कोई भी एनर्जी ले सकता है। लेकिन जब वो फ्री नहीं है, वो बाउंड है, तो फिर वो हर तरह की एनर्जी नहीं ले सकता, वो खास एनर्जी ही ले सकता है। तो इस तरह से बोहर की जो थ्योरी है ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स जो है उनको एक्सप्लेन कर देती है। और वंस अगेन हमें ये पता चलता है कि जो क्लासिकल थ्योरी है वो काफ़ी नहीं है कि हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर सकें। तो ये बेसिकली जो पीछे हम आर्टिकल्स पढ़ रहे थे उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है, बोहर की एटॉमिक थ्योरी। तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स सारी की सारी जो है वो आप क्वांटम थ्योरी के जरिए आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ तक आज काफ़ी है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है विच इज़ दी वेव पैकेट, और फिर हम नेक्स्ट उसको स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक आज काफ़ी है। अब आपके कोई सवाल वगैरह हैं तो वो आप पूछ लें चैट में या ऑडियो में, जैसे भी आपको क्वेश्चन करना चाहिए। सर एनर्जी क्वांटाइज्ड है ये बात ना विजुलाइज हो रही है, मतलब समझ आ रही है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है ये बात विजुलाइज नहीं सर हो रही है, मतलब क्या समझ नहीं आ रही। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होने का बेसिकली मतलब ये है कि एंगुलर मोमेंटम हर तरह की वैल्यू नहीं ले सकता। मतलब आप उसको अपनी मर्जी की कोई वैल्यू नहीं दे सकते, वो फिक्स वैल्यूज लेगा। और वो फिक्स वैल्यूज कौन सी हैं? वो फिक्स वैल्यूज हैं 1h कट, 2h कट, 3h कट एंड सो ऑन। उसकी रीज़न है, बल्कि मैं शायद यहाँ पे स्किप कर गया हूँ। लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। ये स्क्रीन दोबारा नज़र आ रही है यहाँ पर। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था आपका, मुझे याद आ गया। जो डी ब्रॉय वेवलेंथ है वहाँ से ये इजीली एक्सप्लेन हो जाता है। तो लेट मी शो यू। ये जो बोहर की जो क्वांटाइज कंडीशन है ना कि एंगुलर मोमेंटम क्यों क्वांटाइज होता है, वो अब यहाँ पे अब आप देखेंगे एक्सप्लेन हो जाएगा कि डी ब्रॉय हाइपोथेसिस के मुताबिक, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि हर मटेरियल पार्टिकल जो है वो एक वेवलेंथ होता है। तो याद रहे कि ये काम बोहर के बहुत बाद हुआ है। बोहर के बाद जाके हमें ये पता चला है कि इलेक्ट्रॉन को वेव ले सकती है, और अब हम ये जानते हैं कि क्वांटम थ्योरी में इलेक्ट्रॉन एक वेव के तौर पे बिहेव करता है। सो वो जो इलेक्ट्रॉन जो प्लैनेटरी मॉडल था उसकी बजाय क्वांटम थ्योरी में ये इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है, ये कोई जर्रा नहीं है कि जो कभी यहाँ था और फिर यहाँ था, बल्कि ये एक वेव है जो कि पूरी एटम के ऑर्बिट में फैली हुई है। ठीक है ना, पूरे ऑर्बिट में एक वेव है जो कि फैली हुई है। अब ये वेव चूंकि सर्कल में जाके ये क्लोज होगी, तो अगर आप एक वेव को इस तरह से मतलब चलाते जाएं, ठीक है,
और उसका सर्कल कंप्लीट करें तो आपको वो एक स्टैंडिंग वेव बनती हुई दिखाई देगी। स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव का मतलब क्या होता है? स्टेशनरी स्टेट, बोहर की जो स्टेशनरी स्टेट है डी ब्रॉय के लफ्जों में, वो बेसिकली स्टैंडिंग वेव है। यानी इलेक्ट्रॉन की जो स्टेशनरी स्टेट है वो डी ब्रॉय के मुताबिक बेसिकली एक जो है वो स्टैंडिंग वेव है, जिसका मतलब है कि वो एक वेवलेंथ कैरी करती है। तो उसके ऊपर ये बेसिकली कंडीशन ये लगती है। तो डी ब्रॉय का जो हाइपोथेसिस है वहीं से ये बोर का जो है वो क्वांटाइजेशन रूल जो है वो निकल के आता है। अब वो ये होता है, यानी ये जो सर्कमफ्रेंस बनता है उस स्टैंडिंग वेव, वो जो पूरा दायरा है जो कि आपने इलेक्ट्रॉन के गिर्द खींचा हुआ है, उस दायरे का जो सर्कमफ्रेंस है, लेट से अगर उस दायरे का रेडियस r है तो उसका सर्कमफ्रेंस होगा 2πr। तो उस पूरे सर्कमफ्रेंस में आप इन्फिनिट नंबर ऑफ वेवलेंथ्स नहीं ले सकते, क्योंकि वो आप क्लोज कर देते हैं ना, सर्कल वेवलेंथ को क्लोज कर देता है एंड पे जाके। इस वजह से फाइनाइट नंबर ऑफ वेवलेंथ्स ही वहां पे आ सकती हैं। तो वो जो फाइनाइट नंबर ऑफ वेवलेंथ्स हैं वो इंटीजर फॉर्म में होती हैं। इसकी बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन कुछ और बुक्स में शायद दी गई हो, मेरे पास इस वक्त टूल नहीं है, वरना मैं आपको ड्रा करके बताता। तो ये जो नंबर ऑफ वेवलेंथ्स बनती हैं उस सर्कल में, वो फिक्स होती हैं। तो वो n जो है ना, एंगुलर मोमेंटम में जो n आ रहा था, वो n बेसिकली नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इन अ स्टैंडिंग वेव को शो करता है। तो नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इन अ स्टैंडिंग वेव n लैम्डा, और वहां से फिर आप इजीली उस लैम्डा की जगह पे अगर आप पुट कर दें h/mv जो कि डी ब्रॉय का फार्मूला है, तो वहां से आप mvr निकाल सकते हैं। दैट विल बी इक्वल टू nh/2π और nh का। तो आपने देखा कि जो बोहर ने जो पास्टुलेट किया था, याद रहे बोहर ने इसको डिराइव नहीं किया, बोहर ने समझ लें कि हिट एंड ट्रायल किया है, तुक्का लगाया है, एक जुगाड़ लगाई है कि अगर मैं एल की ये वैल्यू रखूं तो रिजल्ट अच्छा निकल सकता है। ठीक है ना, ये बात का हम किसी सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम इस तरह की कंडीशन जो है वो अज्यूम कर लेते हैं, लेकिन उसकी सही फिजिकल इंटरप्रिटेशन के ऐसा हो क्यों रहा है, ये डी ब्रॉय ने जाके फिर 10-11 सालों के बाद उसको पता चला। 1913 में बोहर का मॉडल है और 1923-24 में जाके डी ब्रॉय ने ये बात की है। तो इस वजह से 10 सालों के बाद जाके इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन सामने आई कि एंगुलर मोमेंटम जो बोहर ने कहा था कि क्वांटाइज है, यानी वो n पे डिपेंड करता है, वेयर n इज एन इंटीजर, उसकी वजह जो है वो सर्कमफ्रेंस ऑफ द जो जो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है, जो कि इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है। तो वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की बजाय वेव है, क्योंकि वो वेव है लिहाजा उसकी वेवलेंथ है, और वो वेवलेंथ इन्फिनिट नहीं हो सकती, वो फाइनाइट होंगी, उनकी खास तादाद होगी। वो खास तादाद n के साथ मल्टीप्लाई करके, मतलब या एक वेवलेंथ बनेगी, या दो वेवलेंथ बनेगी, या तीन वेवलेंथ बनेगी, n वेवलेंथ बन सकती है। तो वो n वहां से आ रहा है, बिकॉज वेवलेंथ्स की तादाद फाइनाइट है, डिस्क्रीट है, लिहाजा एंगुलर मोमेंटम भी डिस्क्रीट है। चूंकि एंगुलर मोमेंटम डिक्रीज है, लिहाजा रेडियाई भी डिस्क्रीट है, वेलोसिटी भी डिस्क्रीट है, एनर्जी भी डिस्क्रीट है, और एनर्जी का डिस्क्रीट होना एटॉमिक स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर देता है। आई होप कि आपको ये आंसर जो है वो मिल गया हो। जी जी बिल्कुल सर, आगे समझ, थैंक यू। अच्छा जी, इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल है तो काइंडली शेयर करें। ओके, यहाँ चैट में भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सर ये लार्ज ऑब्जेक्ट्स इंटरफेरेंस पैटर्न क्यों नहीं शो करते? कामरान आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर मैं कह रहा हूँ कि लार्ज ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इंटरफेरेंस पैटर्न शो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? लार्ज ऑब्जेक्ट्स नहीं शो करेंगे वो नहीं, आपने सवाल है इंटरफेरेंस पैटर्न। हाँ, वो डिपेंड Yes, sir. करेगा लाइट पे, क्योंकि आप लाइट को यूज कर रहे होते हैं, तो अगर आप लाइट को वेव कह रहे हैं फिर तो मसला नहीं है, फिर तो क्वांटम थ्योरी का इतना मसला ही नहीं है। असल तो चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पार्टिकल की वेव नेचर है। सो अगर आप ऑर्डिनरी लाइट की बात कर रहे हैं तो लाइट तो वेव है और वो इंटरफेरेंस करती है, और वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में भी आप उसको इंटरफेरेंस करता हुआ देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने थिन फिल्म पढ़ा होगा, ऑयल ऑयल की अगर एक छोटी सी लेयर बन जाए किसी वेट फुटपाथ के ऊपर तो वो कलर्स निकलती हैं, सोप बबल्स जो होते हैं उसमें आपको कलर्स दिखाई देते हैं, या मोर के जो पर होते हैं उसमें आपको कलर्स दिखाई देते हैं, या रेनबो जो होती है उसमें आपको कलर्स दिखाई देते हैं। तो ये सारे जो है माइक्रोस्कोपिक
ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें इंटरफेरेंस हो रही है। सो अगर आप लाइट को यूज़ कर रहे हैं, हाँ अगर इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हैं तो फिर हो सकती है कि नहीं, ये इसके लिए अब आप चूँकि इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत स्मॉल है तो आपको वो निकल क्रिस्टल वगैरह इस्तेमाल करना पड़ा और वहाँ पे आपने इसको इंटरफेरेंस को देखा, जो कि हमारे लिए बेसिकली हैरानकुन चीज़ थी कि पार्टिकल जो है वो कैसे इंटरफेरेंस कर सकता है। ओके, तो एक सवाल है कि डज क्वांटाइजेशन मीन्स डिस्क्रीटनेस? यस, क्वांटाइजेशन मीन्स डिस्क्रीटनेस। अगर किसी भी ऑब्जर्वेबल की जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं आ रही, बल्कि वो एवरी वैल्यू, हर तरह की वैल्यू वो ले सकता है, कंटिन्यूस है, तो फिर हम क्वांटम को अप्लाई नहीं करते। क्वांटम, क्वांटा का जो वर्ड है उसका मतलब भी डिस्क्रीट होना है, डेफिनेट वैल्यू होना है। सो एनर्जी क्वांटा इसका मतलब है एनर्जी की डेफिनेट वैल्यू। और डेफिनेट वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बता रहे हैं, दैट मीन्स कि एक खास रेंज के अंदर वो वैल्यू ले सकता है, हर तरह की वैल्यू वो नहीं ले सकता, क्योंकि हमने ये पढ़ लिया है ना कि अनसर्टेनिटी भी होती है। सो डेफिनेट वैल्यू से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि आप हर तरह की वैल्यू ले सकते हैं, एग्जैक्ट प्रिसाइज वैल्यू ले सकते हैं, एक्यूरेट वैल्यू ले सकते हैं। एक्यूरेसी जो है ना वो क्वेश्चनेबल है, वो अनसर्टेन है, लेकिन ये है कि आप पीक्स लेते हैं, मिसाल के तौर पे आपको ये पीक मिलेगी और उसके थोड़ी देर बाद ये पीक मिलेगी। अब हर पीक जो है वो अनसर्टन है, लेकिन दो पीक्स के दरमियान भी गैप है ना, तो इसको हम डिस्क्रीटनेस कह रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको एक दफ़ा पीक मिली है तो पीक ही मिलती रहे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको एक पीक मिलेगी, फिर आपको दूसरी पीक मिलेगी, फिर तीसरी पीक मिलेगी। ठीक है, तो डिफरेंट पीक्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपको बता रहा है कि ये डिस्क्रीट है। और पीक इटसेल्फ आपको बता रही है, क्योंकि पीक जो है वो भी थोड़ी सी चौड़ी होती है ना, विड्थ होती है उसकी, वेव पैटर्न में जाके उसको पढ़ेंगे हम, वो अनसर्टेनिटी को बता रहा होता है। प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब ये होता है कि आप किसी रीजन के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम अगर प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं तो उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहेंगे, और अगर आप पर यूनिट वॉल्यूम नहीं देख रहे बल्कि पूरे पूरे वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेंसिटी के साथ, तो फिर आप एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं। ठीक है ना, तो डेंसिटी का यूजुअल मीनिंग है जो कि आमतौर पर क्लासिकल फिजिक्स में इस्तेमाल होता है। डेंसिटी मींस पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम एंड सो ऑन। ओके, सो एक नेक्स्ट और क्वेश्चन है कि अगर हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल में प्लांक कांस्टेंट को 2 से डिवाइड करें तो तकरीबन 10⁻⁻17 के करीब आंसर आएगा, तो क्या ये ज़्यादा अनसर्टेनिटी तो नहीं है? नहीं, मैंने आपको वो एग्जांपल दिखा भी दी थी न्यूट्रॉन के हवाले से कि 10⁻15 जो है ना, ये वो रेंज है जो कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का साइज है। तो इसलिए अब ये ऑब्जर्वेबल है, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो अनऑब्जर्वेबल होता है वो उसको हम कहते हैं कि वो अनइम्पोर्टेंट है, लेकिन ऑब्जर्वेबल जो होता है जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। सो 10⁻15, 16, 17 ये ऑब्जर्वेबल होते हैं। जी, इसके अलावा किसी का और कोई सवाल? सर हम जो है वो प्रोबेबिलिटी में या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? इसका मतलब बेसिकली वेव, हाँ जी, वेव फंक्शन को आपने लास्ट टाइम देखा था ना कि आपने एक प्लेन वेव बनाना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमने कहा था ना कि वो एक वेव है। तो अगर वो एक वेव है तो हम उसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो एक प्लेन वेव लेते हैं, और प्लेन वेव जो है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, ई पावर एयोटा आता है ना उसमें। क्यों होता है? बिकॉज cos x प्लस एयोटा sin x के साथ आप ई पावर एयोटा x को लिख सकते हैं ना, अगर आपको याद हो तो। cos x और sin x वो शो करते हैं वेव नेचर को, साइनोसाइडल जो उनका बिहेवियर होता है, ऑसिलेशन को शो करते हैं। तो ऑसिलेशन sin x cos x से होती है, तो sin x और cos x को मिलाकर ही ई पावर एयोटा x बनता है। और ई पावर एयोटा x जो है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। जो चीज़ कॉम्प्लेक्स होती है जब उसको मल्टीप्लाई करना हो तो आपको उसके एयोटा का ख्याल रखना पड़ता है। दैट इज़ वाई आप जो है वो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी जो है, यानी साई 1 स्टार को साई 2 से और साई 2 स्टार को साई 1 से भी मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? साई 1 तो सिंपली साई 1 मॉड हो जाएगा। साई 1 स्टार, साई 1 स्टार, साई 2 स्टार, साई 2 स्टार, इनका भी मसला नहीं है। मसला आता है जहाँ पे ये मिक्स होते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो साई 1 रियल एंड साई 2 कॉम्प्लेक्स, इनका जो प्रोडक्ट है ये इंटरफेरेंस को जो है वो जनरेट करता है।
सर ये कैसे डिसाइड किया अनसर्टेनिटी है, इसमें ये कैसे डिसाइड किया गया कि h/2 से ही हमने इसको कंपेयर करना है? h/2 से कैसे इसको करना है, इसकी भी बहुत सी रीजंस हैं, लेकिन बेसिकली चूंकि ये प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल अक्सर जो होते हैं ना वो एक किस्म की हाइपोथेसिस ही होते हैं कि आप लोअर लिमिट उसकी देखते हैं और एक्सपेरिमेंट से ही उसको निकालते हैं। तो ये बेसिकली जब एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं तो वहाँ से ये मेजरमेंट निकाली गई है। उसका जो कैलकुलेशन है मेरे एग्जैक्ट जेन में नहीं है, वो वेब पैकेट को जब स्टडी करेंगे ना तो वहाँ पे ये मजीद क्लियर हो जाएगा कि ये कहाँ से निकल के आया है। लेकिन ऑफ कोर्स ये एम्पिरिकली, मतलब प्रिंसिपल एक ऐसी चीज़ होती है कि एम्पिरिकल डाटा को आप इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। तो अभी यही मेरे माइंड में इसका आंसर। सर स्टेट फंक्शन और वेव स्टेट वेक्टर में क्या फर्क है? ये चीज़ें अभी आएंगी चैप्टर 3 और 4 में, इसको डिटेल में, चैप्टर 2 में बल्कि इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे कि स्टेट फंक्शन और स्टेट वेक्टर क्या चीज़ें हैं। फंक्शन और वेक्टर का फर्क वहाँ पे आएगा। बेसिकली तो प्रोजेक्शन लेनी होती है, आप वो सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोडक्ट स्पेसिस वगैरह चैप्टर 2 को जब हम स्टडी कर लेंगे तो फिर मेरा ख्याल है ये ज़्यादा क्लियर होगा। फिलहाल आप वेव फंक्शन को ज़हन में बिठाएं कि वेव फंक्शन क्या चीज़ है। ओके, एक सवाल इधर आया है कि जी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को दोबारा एक्सप्लेन कर दें पोजीशन और मोमेंटम में। तो उसकी मैंने सादा सी आपको रीज़न बताई थी कि आपने बेसिकली हर चीज़ को वेव लिया है ना, पार्टिकल्स को। तो वेव जो होती है वो जनरली वो नॉन लोकलाइज होती है, फैली हुई है स्पेस में, ठीक है, ये है सारी वेव। अब फैली हुई चीज़ है तो उसका मोमेंटम जो है वो आप मेजर कर सकते हैं इजीली, वो स्लोली वो वेरी कर रहा है ना। लेकिन जो ही मैं उसको कंप्रेस करने लगूंगा, उस वेव को कंप्रेस करने लगूंगा, तो उसकी जो ऑसिलेशन है वो तेज़ हो जाएगी। ऑसिलेशन तेज़ होने का मतलब ये है कि अब मोमेंटम को कैप्चर करना मुश्किल हो गया। लेकिन चूंकि आपने उसको कंप्रेस कर दिया है तो पोजीशन जो है वो आपकी ज़्यादा एक्यूरेट हो गई है। आप उसको नैरो डाउन कर लिया, बजाय इसके कि आप इतने बड़े कमरे में उसको ढूंढ रहे हैं, आप इतने से कमरे में उसको ढूंढ रहे हैं, तो वो आसान होता है। सो पोजीशन की मेजरमेंट जो ही आसान होगी, एक्यूरेट होगी, तो मोमेंटम या वेलोसिटी की जो ऑसिलेशन है वो तेज़ हो जाएंगी और उसको मेजर करना मुश्किल हो जाएगा। सो बेसिकली ये इस चीज़ को ध्यान में रखें, जब स्प्रेड ज़्यादा होगा तो मोमेंटम आसानी से मेजर होगा, लेकिन वो लोकेशन पोजीशन में अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। लेकिन जब आप उसको कंप्रेस करेंगे तो वो पोजीशन में तो अनसर्टेनिटी कम होगी, लेकिन जो ऑसिलेशन थी वो तेज़ हो गई है। मतलब ये कि मोमेंटम अनसर्टन हो गई। जी, किसी और का कोई सवाल? जनरल क्वेश्चन भी अगर आपके माइंड में है तो वो भी आप कर सकते हैं इसी क्वांटम के हवाले से। मैं अभी मैथमेटिक्स में नहीं जाना चाह रहा, या जो डिटेल इसकी आगे जाके असल फार्मूलिज्म जो आएगा, क्योंकि जिन लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी है वो उनसे मैं आप अक्सर ये सुनेंगे कि 99% क्वांटम मैकेनिक्स मैथमेटिक्स है। तो वो मैथमेटिकल पार्ट पे भी हम नहीं आ रहे, अभी हम क्वालिटेटिव डिस्कशन कर रहे हैं। क्वालिटेटिव डिस्कशन में हम जनरल प्रॉपर्टीज जो हैं उनको ही स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकलाइज्ड मींस बाउंड। यस, बाउंड इन अ सेंस, बाउंड मतलब लोकल का मतलब क्या होता है कि जो आपके इलाके के करीब हो, जहाँ पे आप हैं वहाँ पे कोई करीब रह रहा हो तो वो लोकल होता है। तो यही इसका मीनिंग है कि आप उसकी जो एक्स की या स्पेस की जो रेंज है वो ज़्यादा नहीं है बल्कि बहुत कम है, उसको लोकलाइज करते हैं। या आपकी जो रेंज है स्पेस की वो कम है। अगर स्पेस की रेंज बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर वो नॉन लोकलाइज हो जाते हैं, आप उसको लोकलाइज नहीं कर पाते। सर एक क्वेश्चन है जो काफी अरसे से मेरे जहन में है कि जब हम पोजीशन और मोमेंटम में जो वेरिएशंस है उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ही हमारे पास जो अनसर्टेनिटी, पॉसिबल अनसर्टेनिटी वो क्यों आती है? ये मतलब सब्ट्रैक्ट करने से या डिवाइड वगैरह करने से क्यों नहीं आती?
मेजरमेंट्स में आप मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है साइमल्टेनियसली उनको ट्रीट करना, दो चीज़ें एट अ टाइम आप ट्रीट करना। अनसर्टेनिटीज़ जो होती हैं ना वो मल्टीप्लाई होती हैं, एडिटिव अनसर्टेनिटीज़ भी होती हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशंस को मल्टीप्लाई ही किया जाता है, ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। सो मल्टीप्लिकेशन जो है वो स्टैटिस्टिकल फंक्शन है, स्टैट में ये चीज़ पढ़ाई जाती है कि अनसर्टेनिटीज़, टोटल अनसर्टेनिटीज़ निकालने के लिए उनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये एडिटिव नहीं होती। स्टैंडर्ड डेविएशंस जो होती हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं। सिग्मा 1 सिग्मा 2 अगर हो आपके पास तो आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं सिग्मा 1 सिग्मा 2 को। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक सवाल है अनसर्टेनिटी मैसिव ऑब्जेक्ट्स में कैसी होगी। अनसर्टेनिटी मैसिव ऑब्जेक्ट्स में मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, ऑब्जेक्ट सारे मैसिव ही हैं, लाइट के अलावा तो सारा कुछ ही मैसिव है। तो इलेक्ट्रॉन मैसिव है ऑफ कोर्स, अनसर्टेनिटी उसकी हम डिस्कस तो कर रहे हैं। असल में मसला जो है ना वो है मेजरमेंट। याद रहे साइंस या बतौर ख़ास फिजिक्स का मतलब है मेजरमेंट, पैमाइश करना, चीज़ों को मेजर करना, जांचना, उनको मापना। तो सारे मसले मेजरमेंट के अंदर आ गए हैं। अब मेजरमेंट जब आप करते हैं किसी चीज़ को जानने के लिए, मैं फॉर एग्जांपल आपसे कोई शख्स कहता है कि ये एक प्रोसेस हो रहा है, एक प्रोसेस हो रहा है, तो मेरा सवाल बतौर फिजिक्स के होगा कि अच्छा उस प्रोसेस को मेजर करते हैं, उसमें क्या हो रहा है, मतलब उसमें पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, मोमेंटम क्या है उस चीज़ का, मास क्या है, एनर्जी क्या है वगैरह। क्वांटम मैकेनिक्स मुझे ये कह रही है कि तुम सारा कुछ मेजर नहीं कर सकते अनलेस कि तुम सिस्टम को डिस्टर्ब ना करो। तो तुम्हारी मेजरमेंट जो है वो उस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगी जिसको तुम स्टडी करना चाह रहे हो। हालांकि पिछले सैकड़ों सालों से जो फिजिक्स चल रही है वो ये कहते थे कि आप किसी सिस्टम को डिस्टर्ब किए बगैर उसको स्टडी कर सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स कह रही है कि नहीं, सिस्टम को डिस्टर्ब किए बगैर आप उसको स्टडी नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? मतलब एक शख्स उदास है और आप उसकी उदासी का सवाल पूछने लगे तो वो मुस्कुराने लग जाए, ठीक है ना, तो आप अनसर्टन हो जाएंगे कि भाई ये खुश है या उदास है। बहरहाल ये क्वांटम फिजिक्स की मिसाल नहीं है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बड़ी हैरानकुन चीज़ हो रही है कि जब आप किसी सिस्टम को मेजर करने लगेंगे तो आप जब उस सिस्टम से पंगा लेंगे तो वो सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब पंगा लिए बगैर आप उसको समझ नहीं सकते, क्योंकि आपने मसलन आप इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते हैं तो आप उसको जो ही देखने लगेंगे वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, ठीक है ना, या अपनी नेचर चेंज कर लेगा। सो मेजरमेंट ठीक नहीं हो रही। अब वो मेजरमेंट पे मैथमेटिकली क्वांटिटेटिवली जो लिमिट लगाई है वो हाइजेनबर्ग ने लगाई है कि भाई इतना मेजर कर सकते हो, इतना मेजर नहीं कर सकते। अच्छा, ये सवाल लाइट के बारे में है कि लाइट का मास नहीं होता, हालांकि हम उसको भी पार्टिकल कह रहे हैं। इस सवाल की वजह पार्टिकल के लफ्ज़ से पैदा होती है कन्फ्यूजन, क्योंकि पार्टिकल से हमारी मुराद अक्सर ये जहन में आता है कि कोई ज़र्रा है तो ज़ाहिर है उसका कोई ना कोई मास होगा। लाजमी नहीं है। पार्टिकल एक इमेजिनरी हमारे जहन में एक कॉन्सेप्ट है, ऐसी चीज़ जिसकी ज़ीरो डायमेंशन हो, मैथ से इसका ताल्लुक नहीं होता। दैट इज़ वाई हम लाइट का जो क्वांटा है उसको भी पार्टिकल कह देते हैं, फोटोन को, और इलेक्ट्रॉन को भी पार्टिकल कह सकते हैं। तो पार्टिकल का लफ्ज़ दोनों पे अप्लाई होता है, क्योंकि पार्टिकल का सिर्फ एक ही मतलब है, ज़ीरो डायमेंशनल चीज़, ऐसी चीज़ जो कि बहुत छोटी है, इतनी छोटी है कि उसकी कोई लेंथ नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लाइट को भी कह सकते हैं। सो अगरचे लाइट का मास नहीं है लेकिन फोटॉन का मास नहीं है, बट इट इज़ स्टिल अ पार्टिकल। फिर दूसरी अहम चीज़ कि पार्टिकल को मैथमेटिकली हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। सो चूंकि फोटॉन का भी मोमेंटम होता है, इलेक्ट्रॉन का भी मोमेंटम होता है, लिहाजा हम दोनों को पार्टिकल कह सकते हैं। आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं उनका मानी शायद और हो, लेकिन फिज़िक्स में, मैथमेटिक्स में उनके ख़ास मीनिंग होते हैं। सो पार्टिकल का मीनिंग होता है ज़ीरो डायमेंशनल ऑब्जेक्ट
और फिजिक्स में पार्टिकल का मतलब होता है एनीथिंग कैरिंग मोमेंटम, यानी अब मैथ की बात नहीं हम करते, आप मोमेंटम की बात करते हैं, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की बात, ठीक है ना। आपको पता है कि mass और एनर्जी भी इक्विवेलेंट है। सो एनीथिंग दैट हैज एनर्जी इट हैज मोमेंटम, इट कैन हैव मोमेंटम। सो फोटॉन का मोमेंटम भी होता है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी होता है, लिहाजा दोनों पार्टिकल। ओके, सो एक और सवाल है, इज अनसर्टेनिटी मेजरमेंट और क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट एसोसिएटेड विद एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल, और वी कैन अप्लाई क्वांटम मैकेनिक्स इक्वली गुड टू आवर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे अभी आपने देखा था कि जो ही आप क्वांटम नंबर को इंक्रीज करते हैं, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत बड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स n की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बोर की थ्योरी में आपने देखा कि आप डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम से निकल के कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में आ जाते हैं। तो चूंकि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो हैं, बड़े ऑब्जेक्ट्स जो हैं, उनमें नंबर ऑफ स्टेट्स या नंबर ऑफ क्वांटा बहुत ज़्यादा होते हैं। इन्फिनिटी तो नहीं कह सकते, लेकिन वेरी लार्ज नंबर ऑफ क्वांटा होते हैं। तो इसलिए अब आप उनकी क्वांटम नेचर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। सो क्लासिकल फिजिक्स जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स से ही निकल के आती है। क्वांटम मैकेनिक्स मोर जनरल थ्योरी है जिसकी एक लिमिट, यानी क्वांटम मैकेनिक्स की एक लिमिट क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है। क्या कि क्वांटम मैकेनिक्स में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो जाएं, जैसा कि आम जिंदगी में आप चीज़ों को देखते हैं, तो उनमें फॉर एग्जांपल एक नाखून के अंदर आपको पता है करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इस वजह से इतनी ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटा पे क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो क्लासिकल या कंटिन्यूस मैकेनिक्स में आप दाखिल हो चुके हैं। तो वहाँ पे उनके रिजल्ट्स ही ज़्यादा मैटर करते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं स्केल डिपेंडेंट थ्योरी, यानी हर स्केल को देखना पड़ेगा कि किस स्केल पे आप कौन सी थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप बड़े ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, मिसाल के तौर पे इंसानों में जो हरकत होती है या हमारी कारों में जो हरकत होती है, इन चीज़ों को, ज़मीन पे जो चीज़ें हैं, इनको अगर आप जिनको देखते हैं उन पे आप क्लासिकल फिजिक्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पूरी कहकशां पे और पूरी कायनात पे आप जब अप्लाई करते हैं न्यूटन की क्लासिकल ग्रेविटी, वो अप्लाई नहीं होती। वहाँ पे आपको आइंस्टाइन की ग्रेविटी की जरूरत पड़ जाती है ना। हालांकि चांद पे जाने के लिए आप न्यूटन की ग्रेविटी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक होल के बारे में जानने के लिए, ग्रेविटेशन लेंसिंग के बारे में, टाइम डायलेशन के बारे में, उसके लिए आइंस्टाइन की रिलेटिविटी चाहिए, ग्रेविटी जनरल रिलेटिविटी से निकालनी पड़ेगी। तो इसलिए हर स्केल की अपनी एक थ्योरी है। तो क्वांटम मैकेनिक्स छोटे स्केल की थ्योरी है, क्लासिकल फिजिक्स बड़े स्केल की थ्योरी है। बड़ा सवाल ये है कि क्या क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं? नो, इसका जवाब है नहीं। क्लासिकल फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स का नेचुरल केस है, उसमें से निकल आती है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती। एन को जो है वेरी लार्ज कर दें तो वही फार्मूले जो क्वांटम मैकेनिक्स में इस्तेमाल हो रहे थे, सेम फार्मूले आप क्लासिकल फिजिक्स में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लिहाजा इन दोनों में कोई झगड़ा नहीं है, क्लासिकल और क्वांटम में देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है ना। बस ये है कि हमें अब पता चल गया है कि जो चीज़ें क्लासिकल वर्ल्ड में इस्तेमाल होती थी अब वो क्वांटम वर्ल्ड में इस्तेमाल नहीं हो सकती। क्वांटम में आपको नए तरह से फार्मूले और मैकेनिज्म ड्रा करने पड़ेंगे। इसलिए दोनों की, जैसे बिल्कुल यहाँ पे स्टूडेंट कह रही है कि बोथ आर राइट इन देयर लिमिटेशन, यस, दोनों की अपनी एक लिमिट है और दोनों में वो दोनों ठीक है, ठीक है ना। डिपेंड करता है एनर्जी स्केल एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द क्वांटा, नंबर ऑफ क्वांटा इन द ऑब्जेक्ट। सिंगल इलेक्ट्रॉन पे ये अप्लाई नहीं होगा, बट बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे ट्रीट करेंगे तो क्लासिकल फिजिक्स अप्लाई होगा। जी, और किसी का कोई सवाल? सर एक सवाल ना अक्सर पूछा जाता है और कई लोग पूछ लेते हैं कि जी क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में फ़र्क क्या है। सर इस पर 15-20 मिनट की स्पीच तो की जा सकती है, लेकिन अगर आप मतलब एक लाइन में या एक जुमले में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिंपली तो ये मतलब है कि क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स में अगर आपने फ़र्क करना है तो क्वांटम फिजिक्स का मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की मोशन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। क्लासिकल का मतलब होता है
बड़े ऑब्जेक्ट्स, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो, वहां पे क्लासिकल फिजिक्स अप्लाई होगी। एक फर्क हो गया। दूसरा फर्क, क्लासिकल फिजिक्स का मतलब होता है डिटर्मिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, डिटर्मिनिस्टिक नेचर। डिटर्मिनिस्टिक मींस किसी एक पार्टिकल की इनिशियल कंडीशन और लॉज ऑफ मोशन आपको पता हो तो आप 100% प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में ये पार्टिकल कहाँ पे होगा। क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिस्टिक नेचर है, डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, इनडिटर्मिनिस्टिक है। आपको इनिशियल कंडीशंस पता हो, आपको लॉज ऑफ मोशन भी पता हो, इसके बावजूद आप 100% प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि ये पार्टिकल थोड़ी देर बाद कहाँ होगा। आप सिर्फ चांस बता सकते हैं कि यहाँ होने के चांसेस कितने हैं। ये दो बुनियादी चीजें हैं जो कि क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में फर्क करती हैं। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अगर किसी का कोई आखिरी एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अगर है तो बता दें, फिर हम इसको क्लोज करेंगे। मेरा ख्याल है और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर हम इसको क्लोज करते हैं। कल हम जो है वो फिर वेव पैकेट की तरफ चलेंगे, और ये जो जैकली की बुक है, काइंडली इसको आप स्टडी करते रहें, साथ साथ इसमें जो प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं वो भी आप स्टडी करते रहें। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट डे जो है वो हम स्टार्ट करेंगे वेव पैकेट्स के हवाले से, जहाँ पे ये जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन्स रह गई हैं वो मज़ीद वहाँ पे फिर क्लियर हो जाएंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच।